गुड इवनिंग। हमने कल इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला बिंदु जो आया था वो आया था दूरी सूत्र से रिलेटेड, और दूरी सूत्र से संबंधित कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब उसके बाद में जो दूसरा इसका बिंदु आता है वो आता है विभाजन सूत्र। ये दोनों ही सवाल इस निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा में इनसे जुड़ा हुआ सवाल आता है। कल दूरी सूत्र से जुड़े हुए सवाल भी मैंने आपको बताए कि जैसे कोई भी बिंदु है उसके संरेखीय होने की क्या शर्त है, वो परीक्षा में आता है। लेकिन संरेखीय का नाम लेकर वो कई बार के की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। ऐसा सवाल परीक्षा में हमारे आते हैं। मैंने आपको करवाया था लेकिन ज़्यादा फोकस लेकर नहीं करवाया था। वो इसलिए करवाया कि इसकी जब 7.3 आएगी और तीसरा वीडियो बनाएंगे तो ट्राइंगुलर से जुड़ी हुई एक सीरीज आएगी, अर्थात त्रिभुज से जुड़ी हुई, और उस त्रिभुज के माध्यम से वो पूछने का प्रयास करेगा क्या ये समरेख है या नहीं है। उसके माध्यम से हम के का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैंने इसी कारण दूरी सूत्र में इसको ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं किया। अब बात आती है विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र का सवाल करने से पहले मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, इन लाइनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाने से क्या होता है कि हम भूलने लगते हैं। लेकिन मैं जो लाइन बता रहा हूँ आपको उसको कभी नहीं भूलना। जैसे ये लाइन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। जब आपको y कहले तो उस y अक्ष की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना वो किसकी बात करेगा, x निर्देशांक की बात करेगा। और जब वो बात x अक्ष की कर रहा है तो उस बिंदु में वो y निर्देशांक की बात करेगा। अब बात आती है, देखो ये तो चलो लाइन आपने याद कर ली। इसके बाद में जो लाइन आती है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हमेशा x 0 होंगे तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 y। आगे सवाल आएगा जिसमें x का मान और y का मान दोनों का यूज हमें करना है कि x अक्ष पर मान क्या आता है और y अक्ष पर क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इन लाइनों को आप अच्छी तरीके से याद करें और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानें। अब देखो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी कि ये जो प्रश्नावली है वो दूरी सूत्र से रिलेटेड थी, वो सवाल मैंने आपको करवा दी। अब जो आएगी वो विभाजन सूत्र से रिलेटेड आएगी, वो मैं करवा दूंगा। दूरी सूत्र से जो इम्पोर्टेंट सवाल थे सारे इम्पोर्टेंट होते हैं दूरी का ज्ञात करने के लिए। कई बार वो पूछता है कि दी हुई आकृति त्रिभुज है या नहीं है। कई बार वो चतुर्भुज के बारे में भी चर्चा कर लेता है। ये अलग अलग वो विभिन्न प्रकार की चर्चा करने का प्रयास करता है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है समरेखीय होने का, और मैंने भी बताया कि समरेखीय होने का इसलिए नहीं पढ़ाएगी, हम आगे पढ़ेंगे। अब विभाजन सूत्र से इम्पोर्टेंट सवाल कौन कौन से होंगे ये अभी अपन आगे पढ़ते हैं। उससे पहले कल ये सवाल है, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट एक बार फिर लगा देता हूँ। ये दूरी ज्ञात करने का जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ये देखो ये समरेखीय का, ये आगे भी आएगा इसलिए इसको आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये बोल रहा है कि दी हुई आकृति समद्विबाहु त्रिभुज एक नहीं है। ज़्यादा कोई इश्यू नहीं रहता। हमारे पास ट्राइंगुलर ये ऐसा होता है, इसके मान ए बी सी होते हैं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और कल मैंने दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको दूरी सूत्र कल बताया था। और इसके बताने के बाद में मैंने कहा कि भाई चलो आप x1 माइनस x2 लिख दो तो x2 माइनस x1 लिख दो। कन्फ्यूज नहीं होना। जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो वो कंसेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए, कट टू कट। वहाँ जाने के बाद में कन्फ्यूज होने से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो इसके ये 2 सवाल हुए और उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो इसका अगला सवाल ये देखो, x अक्ष से कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया कि जब y का मान पूछ रहा है और बीच की दूरी बता रहा है तो आप जब इसको व्यवहारिक रूप से करोगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली में 2 ही सवाल इम्पोर्टेंट है, एक समरेख होने का
और एक 8 होने का, कि हमें दे रहा है दूरी और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर फिर भी आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे तो जब इस प्रश्नावली को हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में एक रिवीजन यूनिट निकालेंगे हर प्रश्नावली की। जब भी कोई प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन सीरीज निकालेंगे और उस रिवीजन सीरीज में हमने क्या पढ़ा उसकी कंप्लीट डाटा का अध्ययन करेंगे। आपको निश्चिंत रहे। अब देखो हमारे बात आती है विभाजन की। विभाजन की जब बात आती है तो आपके मान के चलो कि एक रेखा है, इसको हम ए कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे बी। अब इस लाइन को विभाजन करने वाला एक बिंदु आता है, वो आता है P। कितना आता है P। और ये जो P है ये हमारा विभाजन बिंदु है। जब हम आगे की क्लासों में जाएंगे तो उसमें विभाजन 2 प्रकार के होंगे, एक अंत्य विभाजन होगा और एक बाह्य विभाजन होगा, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे जो कोर्स में वो ये है कि विभाजन बिंदु ये होगा। अब विभाजन बिंदु ये होगा तो ये मान के चलो कि ये दूरी कितनी भी हो सकती है, ये भी कितनी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, गणितीय दृष्टिकोण से इसको मानते हैं कि इधर वाली दूरी m1 है, इधर वाली दूरी m2 है। और अगर पूछे कि AB रेखा को एक बिंदु है P वो विभाजित करता है, बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2। सवाल वाला ऐसे भी दे सकता है m1 बटा हुआ m2। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें इसकी भावनाएं और फीलिंग्स को समझना है कि ये हमें क्या कह रहा है। इस प्रकार विभाजन का तात्पर्य ये हो गया। अब विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है कि तो हमें पता है निर्देशांक एक x होता है, एक y होता है। जब ये विभाजित करेगा तो ये लाइन होती है, इसका मान a है, इसका मान b है। आप मान के चलो इसके x1 y1 और x2 y2। अब ये बिंदु P है, क्या है P, ये विभाजित है तो इसके भी हमें 2 निर्देशांक प्राप्त होंगे। और ये 2 कोऑर्डिनेटों का जो ज्ञात करने की प्रैक्टिस होती है वही हमारा फॉर्मूला होगा। इसको आपको किसी प्रकार से दर्द और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये रियलाइज करना कि इधर वाला x1 है y1 है, इधर वाला x2 y2 है। इनको हमें किस प्रकार सरल करना है वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। अब देखना, अब हमारा फॉर्मूला आता है जिसको आपको अच्छी तरीके से याद करना। ये देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला देखो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उसको आपको याद कैसे करना है कि जैसे मानो ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु क्या है B। हमारा कोई बिंदु है P जो इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया जब ये विभाजित कर रहा है तो हम इसको मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। आपको पता है ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। सबसे पहले हम x के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा समझना। ये m1 सबसे पहले है तो आप मुझे बताओ ये तो पड़ोसी है तो आपस में कैसे गुणा होगा, तो इसको गुणा करना इससे। तो बताओ m1 का गुणा किससे है, x2 से। हम वैल्यू किसकी ज्ञात कर रहे हैं, x की, ना कि y की। अगर m1 इससे गुणा हो गया तो आप मुझे बताओ कि जो दिया हुआ ये m2 ये किससे गुणा होगा, किससे गुणा होगा, तो ये होगा x1 से गुणा। और इसी प्रकार m1 और m2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। बोलो इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को डिफरेंस आया क्या, नहीं आया ना। ऐसे याद करना। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका कार्य आधा हो गया। परीक्षा में जो सवाल है वो विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र से तो 99% बार आता ही नहीं है। और अगर फिर आ जाता है तो वो त्रिभुज की समरेखीय शर्त से रिलेटेड आएगा। और समरेखीयता की शर्त तो आपके पहले ही आ रही है 7.1 में, तो चिंता करने की आवश्यकता कहाँ होती है। अब आपने x का मान निकाल लिया तो बोलो अब किसका निकालोगे, इस y का मान यहाँ लिख दो। आप किसका मान निकालोगे, y का। तो फिर आपके पास m1 है तो m1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ। m1 को करोगे y2 से और m2 को किससे करोगे। अब बताओ इन दोनों को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। ये जोड़ दिया और ये आपका दूरी सूत्र आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आई है और कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो इस कन्फ्यूजन को मैं व्यवहारिक तरीके से एक बार फिर डाटा क्लियर आपके कर देता हूँ। ध्यान से देखना इसको और बढ़िया समझना। देखो
ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं दे देता हूँ ए और इस लाइन को क्या देता हूँ मैं बी। अब ये कह रहा है कि इस लाइन को एक बिंदु विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का नाम क्या है पी। अब आपने क्या किया कि इसको x1 दे दिया, इसको क्या दे दिया y1, इसको x2 दे दिया और इसको क्या दे दिया y2। तो मुझे बताओ इनको आपने x2 y2 ये दिया, ये क्या मानोगे आप xy। अब इसके निर्देशांक क्या ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं है। तो मान के चलो कि मैं कह रहा हूं कि इनको दोनों को विभाजित कर रहा है, एक m1 में कर रहा है एक m2 में कर रहा है, तो इसके x का निर्देशांक इसका और इसका y का निर्देशांक आप क्या करो मुझे ज्ञात करके दिखाओ। और जब आप ये ज्ञात करते हो यही आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी पहले, तो मैं x से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप m1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x2 से, m2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप x1 से। देखो 12 21 कितने 12 21 दोनों जगह यही चलेगा फॉर्मूला, और ही नीचे हमेशा 12 आएगा। और जब आप y से करोगे तो अब इसी की तरह कर दो, m1 को x2 से कर दिया तो y2 को करोगे, m2 को x1 से किया तो ये y1 आ गया। और फिर आपने इन दोनों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। जब भी आपके विभाजन की बात आए, विभाजन से जुड़ा हुआ सूत्र आपको ज्ञात करना पड़े, तो आप इस सूत्र को अपने दिमाग में गांठ बांध लो। और गांठ बांधकर सीधा तरीका तो है कि इसको याद करने का ये तरीका होना चाहिए। अगर ये तरीका आपको याद है तो इसके दो फायदे हैं। फायदा ये एक तो याद करना नहीं पड़ेगा, दूसरी बात है कि कोई सा भी क्वेश्चन दे, मान लो आपकी परीक्षा में एक सवाल आ जाता है, कैसा सवाल आ जाता है जो मैं बता देता हूँ अभी, कि आ जाता है कि भाई एक बिंदु है जिसका मान पी क्यू है, इसको आर विभाजित करता है, पी क्यू के निर्देशांक 1 2 और इसके निर्देशांक 3 4 है, और आप मुझे बताओ आर है ये इसको 5:4 में विभाजित कर रहा है, 5:4 में। तो मुझे x और y के निर्देशांक ज्ञात करो। तो जब आपको x और y के निर्देशांक ज्ञात करने तो सबसे पहले किसका ज्ञात करोगे x का। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, किससे करोगे, हमें यह तरीका याद रह जाएगा 3 से। 4 को किससे करोगे 1 से, और इन दोनों में जोड़ोगे क्या, बस। इसी प्रकार से y के ज्ञात करोगे तो मुझे बताओ 5 का वो किससे मल्टीप्लाई करोगे और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, और इनमें क्या जोड़ोगे। अब देखो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 4, 5 से 4 कितने हो गए 9, 5 को 4 से किया 20 प्लस 8 बटा 9, तो आंसर आ गया 19 बटा 4 और 28 बटा 9। तो आप मुझे बताओ इनके निर्देशांक क्या है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। इस प्रकार इन सवालों को सरल करते हैं। अब कई बार क्या आता है, किताब वाला भी बड़ा होशियार होता है, आपको तो पता ही है। ये जो 5:4 मैंने दे दिए ना, यहाँ वो दे देता है k/1। तो आपको कोई समस्या नहीं है, जब वो k/1 देगा तो इन बिंदुओं के निर्देशांक देगा, फिर अपने को k की वैल्यू ज्ञात कराएगा। अब कैसे ज्ञात कराएगा ये भी अपन प्रश्न में व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। अब देखो ये देखो दे दिया, ये तो पहले ही आ गया, लेकिन अगर ये बोले, देखो ये बाद में पढ़ेंगे, ये बोले कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। जब मध्य बिंदु का तो m1 का मान क्या आएगा, इन सब का मान क्या आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कई जगह मध्य बिंदु का यूज होता है। अब ये k/1 का बोल दिया तो यहाँ m1 की जगह क्या आ जाएगा k, और m2 की जगह क्या आएगा 1। अभी प्रश्न आएंगे। अब देखो इस प्रश्न को आप समझो और इस प्रश्न को आप सरल करने का प्रयास करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 6, ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। किस बिंदु के पता है आपको, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको उस बिंदु से रिलेटेड दे तो आपको मानना है कि मानना वो हमारे पास बिंदु क्या है xy। आपको आगे भी मानना पड़ा ना, जब एनवा मान ज्ञात किया एनवा बिंदु, जो बिंदु
इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है? तो देखो ये आपका रेखाखंड, एक तो आ गया 4-3 और एक आ गया 8 और 5, और इसको विभाजित किस में कर रहा है वो? 3:1। तो देखो 3 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 8 से। फिर 1 को किससे करोगे? 4 से। 3 को 8 से, 1 को 4 से, फिर 3 और 1 को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इसी प्रकार फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, और 1 को किससे करोगे? -3 से। फिर 3 और 1 को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? बोलो x और y के निर्देशांक 1। मैंने इतना इजी तरीके से बताया आपको। आपको मान रखना है, और मान रखने की जरूरत नहीं, आपको लाइन को समझना है। अब देखो ये बिंदु है, बिंदु 4-6, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर सकते? देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल थोड़ा सा आपको घुमा रहा है, आपको नहीं मुझे भी घुमा रहा है, सबको घुमा रहा है, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा है, इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा बड़ा करके आपको बता रहा हूँ। सवाल कह रहा है कि बिंदु ये आ गया ए, क्या आ गया? इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, एक ही यूनिट करेंगे ताकि आपका डेटा क्लियर हो सके। बाकी देखो ऐसा कि घास तो कहीं पर भी कट सकता है, और बहुत सारे जो काटते भी हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ना कहने की जरूरत है। देखो ये कह रहा है कि ए बी का बिंदु है -6 और 10, बी का मान कितना है हमारे पास? 3 और -। ये कह रहा है कि और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड मान लो P, इसका मान कितना है? 4 और 6। अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसको मान लो M1 और इसको क्या मान लो? M2। इस प्रकार का सवाल आता है तो हम M1 M2 भी मानते हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया कर रहा है, ये आ गया, समीकरण प्राप्त होंगे हमारे पास। ये देखो और फिर ये सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा ये मैं बता रहा हूं। तो अब देखो M1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? M1 को मैंने कर दिया 3M1 प्लस M2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। आप मुझे बताओ 6 के साथ क्या है? 3M1 माइनस 6M2 माइनस था, और M1 प्लस M2। इसी प्रकार ये होगा, M1 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस के 8M1 और प्लस के 10M2 बटा हुआ M1 प्लस M2। ये आपके निर्देशांक। मुझे बताओ इसके बराबर क्या है? -4 क्या है, और इसके बराबर क्या है? 6। ये इनके बराबर है, और बराबर लेके आप इनको सोल्व करोगे तो M1 और M2 का अनुपात आएगा। देखो आप आगे देखो, अभी हमने कुछ समय पहले मैंने ये बताया कि नहीं बताया, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो फिर ये वाला क्या होगा कि ये जो नीचे वाला नंबर से इसके नीचे 1, ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो 4 से होगा तो -4M1 -4M2 ये आ गया। अब आप M1 का मान इधर लेके आ जाओ और M2 का मान दोनों को इधर लेके आ जाओगे और ऊपर नीचे लाओगे तो आप बोलो दोनों पास आते आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार हमें ये सवाल करना है, और कोई सवाल अगर कोई समझ में नहीं आए तो हमारे डाटा क्लियर हमें करने, ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये देखो आ गया। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि K/1 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ये सवाल आता है कि अगर K/1 विभाजित करता है तो हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है? K की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ती है। और ये K की वैल्यू देखो, वैसे भी क्या वो कह रहा है, आपने M1/M2 माना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर रहे हो। आप चाहते तो उसको K/1 के रूप में भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जब K/1 के रूप में सोल्व करता तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है भाई सर आपने ये A कहाँ से लेगा, ये K कहाँ से लाए। इसलिए मैंने उसको M1 और M2 से सोल्व किया ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो और आप सवाल को इजी गोइंग तरीके से कर सकते हो। ये आपकी परीक्षा के लिए और मेरी दृष्टिकोण से मैं अगर पेपर बनाता हूँ तो ये सवाल वेरी मोस्ट आपके लिए रहेगा। देखो ये चीज बोल रहा है समत्रिभाजित,
समद्विभाजित का बोलते हैं तो लोग 1:2 में या 1:1 में। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर 2 टुकड़े 1:1। लेकिन समत्रिभाजित तो आप 1:2 में बांट लेते हो कि 1:3 में बांटोगे, कंफ्यूजन रहता है ना। तो जब समत्रिभाजित का सवाल आता है तो आपको 2 निर्देशांक मानने, एक तो पी क्यू मानना है, एक पी एक क्यू। एक बार इसको 2:1 में मानना है और एक बार 1:2 में। 2 प्रकार ये सरल करना है। ये देखो 1:2 और 2:1, मान वो के वही रहेंगे और इसको इस प्रकार सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ये 1:2 में मान रहा है, आपके निर्देशांक ये 2, या मैं लिख देता हूँ। देखो कई बार आपको कंफ्यूजन होते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और 2, फिर इसको चेंज करके मैं 2 और 1 कर दूंगा। तो मुझे बताओ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ 1 - 7 से हुआ। 2 किससे होगा, 2 से हुआ, और 1 और 2 को जोड़ दिया। अब माइनस ये जो 1 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 2 किससे होगा, -2 से, और इनको ऐड किया ये आगे। अब आप क्या करो, इस 1 2 को यहाँ से हटा दो और यहाँ 2 1 ला दो। 2 किससे होगा, -7 से। 1 किससे होगा, 2 से। 2 किससे होगा, 4 से। 1 और -2, 2 + 1 ये आगे। अगर समद्विभाजित करें तो समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये आएंगे। बात समझ में तो आ रही है ना। ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ईजी है, बस हमें कंफ्यूजन कर देता है। ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से करना है। मैंने आपको कहा कि जब भी वाई एक्स का बोले तो आपको ध्यान रखना है, वाई एक्स के बोले इसका मतलब भुज 0 होगा। वाई एक्स का बोले तो भुज 0, और एक्स अक्ष का बोले तो क्या 0 होगी, कोटि 0, मतलब वाई का मान 0। यहाँ पर किसका मान आया, एक्स का मान 0, मतलब इसका मान 0। आप आगे देखोगे ऐसा प्रश्न आपकी इस प्रश्नावली में भी आएगा। अभी मैं बता देता हूँ। देखो कहाँ गया वो सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट अपने आप ही बनता है जब ये आपको कह रहा है एक्स। मैं वो सवाल ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, जोड़ने वाले का। ये देख तो किस अनुपात का पूछ रहा है, ये देखो एक्स एक्स। जब एक्स एक्स की बात करें तो किसका मान 0 करना आपको, वाई का, मतलब कोटि का। ये सवाल करेंगे अभी कुछ समय पहले ये सवाल देखो। ये कह रहा है कि इनको जोड़ने वाले रेखाखंड वाई एक्स को किस अनुपात में विभाजित करते हैं और इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो आप इसको k/1 में मानोगे। किस में मानोगे, k/1 में। आप चाहो तो m1/m2 भी मान लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन k/1 बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आपको यहाँ पर मान रखना है। तो आपने जब इसको ये मान रख दी, कैसे रखे तो देखो मैं बता देता हूँ। 5 और -6, -1 और -4। मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार सवाल आए आपको k/1 मानना है। तो k को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -k, a को 5 से किया तो 5, k+1। अब -4 को k से मल्टीप्लाई किया -4k, और ये क्या आ गया -6 और k+1। अब आपने कहा कि जब वाई एक्स की बात आती है तो भुज 0 होगा, मतलब x का मान 0, इसको बराबर कर दो 0 के। तो जब इसको बराबर किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। आपके पास बचा k+5 = 0। तो k का मान क्या आ गया, 5। k का मान 5 आ गया, 1 पहले से, तो 5/1। यहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर जब आपने रखा तो ये हो गया 0, और यहाँ रखने पर ये आंसर आ जाता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है। ये इसका मान दे रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान गया। तो पी का मतलब ये हुआ ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, इसकी दे देता हूँ, इसकी दे देता हूँ और इसकी देता हूँ, आपको पी पूछता हूँ, तो मुझे बताओ पी कौन सा बिंदु हुआ, पी मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो 1:1 में विभाजित करके ज्ञात करते हैं। बस जो यहाँ वाली भुजा है, जैसे मान लो ये हो गया 6 1 और ये हो गया 9 4। तो 6 में आप 9 जोड़ोगे और 1 में 4 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे। इस प्रकार आप करोगे तो आपके सवाल समझ में आए। हमें ये पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप इन दोनों को ऐड करके वैल्यू ज्ञात करो, दोनों को बराबर कर दो। आप सब जानते हो एक पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होते हैं, अर्थात
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली थी और ये इसके विभिन्न प्रकार के सवाल थे जो मैंने कराए। अभी मैंने आपको देखो, ये तो इजी है, विभाजित हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, समत्रिभाजित। एक बार आपको 1:2 में विभाजित करना है, 4 और -1, -2 और -3, 1 और 2 में करना है, फिर 2 और 1 में विभाजित करना है, तो समस्या नहीं आएगी। फिर ये सवाल नहीं, फिर आप देखो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ये को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप M1 और M2 मान लोगे। मैंने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वापस होमवर्क के रूप में करना है। समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इनकी वैल्यू है, तो आप इन दोनों विकर्णों को बीच की बिंदुआ मानकर इसका मान ज्ञात करो। फिर भी नहीं आएगा तो रिवीजन सीरीज में मैं आपको मोस्ट ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये बहुत अच्छा सवाल है 7वां। ये क्या कह रहा है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, ये 7वां सवाल कह रहा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ये इस वृत्त का व्यास है, ठीक है। इस व्यास का नाम AB है, इसका केंद्र 2 और -3 है। आपको पता केंद्र है वो किसी भी बिंदु को कितने टुकड़ों में विभाजित करता है, 2 टुकड़ों में, ये X और Y है। अब मुझे बताओ X और Y इन दोनों को जोड़कर जब 2 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, 2। और Y और 4 को जोड़कर जब 2 का भाग दोगे उत्तर कितना आएगा, -3। तो X + 1 = 4, तो X का मान कितना आ गया, 3। इसी प्रकार जब Y + 4 = -6, तो Y का मान आ गया 6 + 4 = 10। तो आपके इसके निर्देशांक हो जाएगा 3 और 10। ये सवाल है, समझ में आया ना? बिल्कुल आएगा, निश्चिंत देखते रहो, कंटिन्यू देखो, आप बोरिंग मत हो। इसी प्रकार ये सारे सवाल हो जाएंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, AP/AB 3:7, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये AB है और यहाँ पर P, ये 3:7 है, तो आप देखना ये कैसे होगा। आपको AP और PB का ज्ञात करना, तो AP तो यहाँ लिख दिया, और AP + PB = क्या होते हैं, 7। तो पहले तो PB की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये आपके 3:4 के P रेखाखंड AB पर स्थित हो। बहुत अच्छा सवाल है, इसको और सोल्व कर देंगे आपको, मैं बता दूंगा इस पैटर्न से। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। क्या होता है, पढ़ाई का ये जीवन काल हमें पता है बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का ये जीवन काल हमें पता है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो हमें पढ़ाई से लगातार दूर करती रहती है। हम समझते हैं फिर भी समझने का प्रयास नहीं करते कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अपने अंदर एक विश्वास का ऐसे एनर्जी, विश्वास नाम की एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न करो जो आपको पढ़ने के लिए तैयार करे। हमें पता है हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम आएंगे, और जब नंबर कम आते हैं तो हम विचार भी करते हैं कि इस बार नंबर कम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आते हैं। क्यों? कि हम उस पर विचार करते हैं, लेकिन उस रिजल्ट की तरफ कैसे जाना उस पर हम कभी विचार नहीं करते। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, कभी भी कोई 10 घंटे पढ़ने वाला, कोई 20 घंटे वाला पढ़ने वाला मैंने नहीं देखा जो मेरिट में आता हो। बड़े बड़े पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले एक ही बात कहते हैं कि उनकी पढ़ाई में एक वर्ड होता है, और वो होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। वो आपके जीवन में भी होनी चाहिए। कई बार आप देखते, हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, अच्छे अच्छे दोहे आते हैं, श्लोक आते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका आत्ममंथन करके अपने जीवन में उतारने का कभी प्रयास नहीं करते। कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन हम कहते हैं आज करने वाला कल कर लेंगे, और टाल देते हैं, इस पर विचार नहीं करते। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने जीवन की तरफ देखिए। जीवन का ये संचार करने का मौका बार बार नहीं मिलता। दुनिया में हर व्यक्ति रुक सकता है, हर चीज रुक सकती है, समय कभी भी नहीं रुक सकता।
और जब समय नहीं रुक सकता तो जीवन को रोकने का महत्व ही नहीं रहेगा। हमारे जीवन का पारंगत रूप से कोई निर्वहन करता है तो समय करता है, उसे हमें पंक्तिबद्ध रूप से अपने जीवन की निरंतरता बनाते हुए अच्छा अध्यापन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी देखो ऐसा है, हर विषय कोई कठिन नहीं होता, पढ़ते हैं तो सब सरल होते हैं, नहीं पढ़ते तो हिंदी भी कठिन हो जाती है, कई बार हिंदी भी तो सबसे कठिन हो जाती है। कोई विषय कोई सरल नहीं होता, मेहनत करो, दृढ़ता के साथ करो, आनंददायी बनकर करो, अच्छी पढ़ाई करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।